नमस्कार दोस्तों, स्वागत सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीआरई ब्लॉग इंडिया पर। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत प्रभाकर जी, जो कि एक ऑडिट ऑफिसर हैं। काफ़ी इन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। वैसे तो इन्होंने कई बार इन्होंने सीजीएल ट्राई किया और सीजीएल में इन्होंने 4 बार इन्होंने जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो क्रैक किया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो ऑडिट ऑफिसर होते हैं उनका क्या कार्य रहता है और उन्होंने किस प्रकार से अपना सिलेक्शन लिया, यानी कि जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं वो किस प्रकार से अपने एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटजी ही हमको आंगन आती है, क्यों सर? बिल्कुल सर। तो अभी सर अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम विक्रांत प्रभाकर है और मैंने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री से किया है और फिलहाल एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ मैं। और फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा ये एसएससी सीजीएल में, और इससे पहले भी मैंने दिया था और उसमें भी क्लियर हुआ था, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था तो मैंने प्रीफ्रेंस कोई डाली नहीं उसमें। और 2021 से सिलेक्शन मेरा इसमें हुआ था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में कैग में। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, जैसा कि मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऑडिट ऑफिसर हैं उनका क्या कार्य रहता है सर? ऑडिट ऑफिसर भारत सरकार के अधीन जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसके अधीन एक डिपार्टमेंट और है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स। उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं। इनका मेनली काम होता है जो भी स्कीम्स प्रोजेक्ट भारत सरकार लॉन्च करती है तो उनमें जो बजट एलोकेशन होता है उसके बाद 3 तरह का ऑडिट किया जाता है। उसमें फाइनेंशियल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट और कंप्लायंस ऑडिट। उसमें देखा जाता है कि अगर मान लो कोई योजना है भारत सरकार की, अभी कोई स्वास्थ्य योजना है, उसके लिए जितना पैसा दिया गया है क्या वो उसी काम के लिए खर्च किया गया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ी की गई है, घोटाला किया गया है। तो हमारा मेन काम यही होता है कि उसको ये देखा जाए कहीं कोई घोटाला तो नहीं हुआ है, उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको मिल रहा है कि नहीं, कहीं सरकार प्रशासनिक स्तर पर कोई घोटालेबाजी कोई हो तो नहीं रही है। ज़्यादातर करप्शन जो होते हैं, जैसे कांग्रेस सरकार में 2G स्कीम हुआ था और भी कई कोल घोटाले हुए थे और भी कई घोटाले होते हैं। अभी लेटेस्ट जो द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली में उसमें घोटाला सामने आया है, तो वही सारे देखा जाता है जी। तो अब सर हम बात कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपका जो ऑडिट ऑफिसर का जो कैग का सफ़र था उसका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और उस स्टार्टिंग जर्नी थी आपकी, उसके बारे में जरा बताइए सर। वैसे तो मैं 12th तक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके बाद मैं बीटेक 5th सेमेस्टर में ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मेरा एजुकेशन गैप रहा, लेकिन फिर मैंने डिस्टेंस से ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीए किया और उसके बाद एमए किया। सेकेंड ईयर में मैंने तैयारी शुरू कर दी थी इसकी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। यानी कि आपने जैसे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट ही और उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने पूरा जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो क्रैक कर दिया था? जी, अगस्त 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और अगस्त 2021 में प्री का एग्ज़ाम हुआ था और वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद हालांकि एसएससी पहले डिले करती थी प्रोसेस को, इसका रिजल्ट 17 मार्च 2023 को फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था जी। और फिलहाल मैं ट्रेनिंग पे हूँ, बेंगलोर में पोस्टिंग है मेरी। तो अभी आपके जो ऑडिट ऑफिसर पे पोस्ट पे आप मिले हैं, तो वो इसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी सर आपकी? इसकी ज्वाइनिंग मेरी 25 सितंबर 2023 को हुई थी, यानी कि अभी मुझे 1 महीना होने वाला है लगभग जी। तो मतलब अभी आपका जो पीरियड है वो ट्रेनिंग पीरियड है सर जी? बिल्कुल। तो अब मैं सर फाइनली ये जानना चाहूँगा, इसके सीजीएल के बहुत सारे स्टूडेंट यानी लाखों छात्र हमारी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो वो हर कोई सिलेक्शन नहीं ले पाता है, तो आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी हो तो वो स्ट्रेटजी के बारे में ज़रा बताइए सर। बिल्कुल, सबसे पहले आप अपना लेवल चेक कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके लिए क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, पेपर जो हैं उनको एनालाइज कीजिए। उसमें मेनली 4 सेक्शन रहते हैं प्री में, और मेंस में भी 4 ही रहते हैं। प्री में आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, जिसमें इंग्लिश का लेवल और क्वांट एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का लेवल थोड़ा हायर रहता है। और जीए भी अब अच्छी आ रही है, कुछ क्वेश्चन पीसीएस लेवल के भी आते हैं। रीजनिंग थोड़ा मैटर कर जाती है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेंस इस बार से पैटर्न चेंज हो गया 2022 से, और अब इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो गया है। हाँ, क्वांट लगभग बैलेंस है, रीजनिंग बैलेंस है, और इस बार से पैटर्न में कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी पेपर आने लगा है। तो मेनली आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। जी जी बिल्कुल। सर जैसा कि मैं जानना चाहूँगा इसके आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटजी थी उसके बारे में ज़रा बताइए सर। पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके लिए या तो आप चाहें तो किसी की कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं, अगर वो आपको एनालाइज करना होगा कि आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत आपको है। अगर कोचिंग क्लास लेनी है तो कोचिंग क्लास लेनी ज़रूर चाहिए। उससे क्या है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, सारी गाइडेंस आपको जो कोचिंग क्लासेस वाले प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आपका टाइम कम कंज्यूम होगा। और उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाइए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। सबसे ज़रूरी होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्ट होती है। बिल्कुल बिल्कुल।
अब सर अब मैं जानना चाहूँगा जैसे कि एक स्टूडेंट है बेसिकली, जैसे कि बिगनर स्टूडेंट है सर, ठीक है, तो वो कैसे मतलब स्टार्टिंग करे, मतलब कितने घंटे स्टडी की आपने, और आपने वैसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने सेल्फ स्टडी की थी या फिर कोचिंग से? मेरी सेल्फ स्टडी थी, और बाकी कितने घंटा पढ़ना चाहिए ये तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। कोई चीज़ें, कोई लर्निंग कैपेसिटी किसी की अच्छी होती है, वो जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है। तो वो मुझे लगता है कि अगर आप 7 महीने या 8 महीने पढ़ रहे हैं तो डेली 6 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए आपको, मिनिमम 6 आवर्स। लेकिन अगर पार्टिकुलरली जैसे कि स्टूडेंट लगे हुए हैं, जैसे कि लोग मैंने देखा है कि 12-12 घंटे बताते हैं, 14-14 घंटे बताते हैं, और लेकिन वो 14 घंटे पढ़ रहे हैं और वो 6 घंटे वाला सिलेक्शन ले रहा है, तो दोनों में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें बात डिफर करती है कंसिस्टेंसी की। ऐसा नहीं है कि आप आज 12 घंटे पढ़े, कल 12 घंटे पढ़े, उसके बाद आपने 3 दिन का गैप ले लिया, पढ़े ही नहीं। तो आपको 6 घंटे डेली ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए। चाहे अगर मान लो कभी कोई दिक्कत आती है, बीमार होते हैं या कहीं जाना पड़ता है, तो भले ही आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। हाँ, मतलब जितना भी जितने पार्टिकुलरली हम जितने आवर दे रहे हैं उसमें कुछ आवर प्रतिदिन देना ही देना है, या कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, गैप नहीं करना, गैप भी नहीं करना। बिल्कुल गैप। तो अब हम जान लेते हैं कि आपने स्टडी की, यहाँ तक पहुँचे आप लेवल तक, तो आपकी लाइफ में मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सबसे ज़्यादा मेरा फैमिली का सपोर्ट रहा, क्योंकि इस पढ़ने के लिए एक तो बुक्स की ज़रूरत रहती है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत रहती है, सारी रिसोर्स की ज़रूरत रहती है, और सबसे ज़रूरी बात होती है पढ़ने के लिए आपके पास माहौल होना चाहिए। कहीं कोई मेंटल प्रेशर ना हो आपके पास, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा। तो अब आपने जो स्टडी की थी, जैसे कि आपने कई बार चीज़ें निकाला, तो आपने सारी स्टडी यानी कि जो पीरियड टाइम स्टडी पीरियड है वो आपने घर पे ही किया था या कहीं बाहर किया था? मैंने केवल घर पे ही किया था। केवल मैंने मैथ्स के जो 2 सेक्शन रहते हैं, एक अरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स, तो अरिथमेटिक मेरा अच्छा था। एडवांस मैथ्स के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और वो लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल रही नहीं। उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की, वही बेनिफिशियल रही। तो हाँ, जैसे कि ये बात आती है कि सेल्फ स्टडी ऐसा कि सर बता रहे हैं, और सभी लोग बताते हैं कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आप सेल्फ से कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो कोचिंग में हम टीचर में सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो तो जानते हैं भाई, वो चीज़ हमें सिखा रहे हो जानते हैं, लेकिन अगर हमें कोई एग्जाम क्रॉस करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर ने बताया कि सेल्फ स्टडी उन्होंने की है, और सेल्फ स्टडी की वजह से ही यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। अब फाइनली सर हमारा क्वेश्चन आता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन शुरुआती तौर पर रही थी, मतलब कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे, यानी कि मिडिल स्टूडेंट थे, किस प्रकार से थे शुरुआत? मैं तो मीडियोकर था, मेरा कितना हाई स्कोरिंग कभी रहा नहीं। 10th में मेरे 63% थे, और 12th मैंने बांग्ला से किया था, और वहाँ भी मेरे 50% है। ज़्यादा हाई स्कोरिंग मेरा सब्जेक्ट कभी मार्क्स रहे नहीं, तो मैं मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ। तो सर आपकी सबसे ज़्यादा यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा बेस्ट सब्जेक्ट, या फिर आप यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा जो आपकी पसंदीदा सब्जेक्ट थी वो कौन सी रही सर? इंग्लिश। और इंग्लिश ही सबसे हाई स्कोरिंग करनी होती है आपको। बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर सर सही बता रहे हैं, क्योंकि मैथ में, रीजनिंग में ये क्या होता है, कैलकुलेशन होती हैं, तो सभी लोग फोकस करते हैं, लेकिन सर की इंग्लिश थी बेस्ट थी, तो इसलिए बहुत अच्छा रहा। और सर और क्या कुछ करना चाहेंगे सर, कुछ इस बारे में? और इसके अलावा ही मैंने ये मतलब अगर मैं कुल गिनूँ तो ये मेरा 6ठा एग्ज़ाम था। इससे पहले मेरा पहला सिलेक्शन DTC में, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे हुआ था। उसके बाद मैंने IPS PO में भी मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला है। और उसके अलावा रेलवे में CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क मिला है। और 2022 SSC CGL से मुझे सेंट्रल GST इंस्पेक्टर भी मिला है। और उसके अलावा UP लेखपाल वगैरह में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। वाह सर वाह, क्या बात है सर। लोगों को एक जॉब नहीं मिल पाती है, लोग कहते हैं कि हमें एक जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा। यहाँ देख लो सर ने 4-5 जॉब ऐसी छोड़ दी। वाह सर क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और सर आपके फैमिली में सर जो डैडी हैं उनसे भी जान लें थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर इनके फैमिली के मेम्बर हैं, यानी कि पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके पिताजी से जान लेते हैं कि किस प्रकार से उन्हें अनुभूति हो रही है। तो सर अपना नाम बताते हो सर? RC निमेश नाम है मेरा जी। मैं रिटायर्ड गार्ड हूँ रेलवे से, राजधानी एक्सप्रेस का। जी। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आज आपके जो पुत्र हैं उन्होंने इतना बड़ा काम किया, यानी कई सारी जॉब ली हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे बहुत खुशी है, और मुझे अपनी बेटी पर बहुत बड़ा गर्व है। आपने मतलब कि शुरुआत से इनकी तैयारी कैसे की है? क्योंकि ज़्यादातर हाथ क्या होता है कि हमारे फैमिली मेंबर का हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि कोई भी किसी भी एग्जाम को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, यानी कि मेंटल प्रेशर नहीं दिया उन्होंने, उनके ऊपर आपने किस प्रकार से माहौल दिया उन्हें? मैंने अपने हिसाब से अच्छा ही माहौल दिया। हम दोनों पति पत्नी अच्छा माहौल दिया। हमने अपने बेटों को, अपने परिवार को पूरी सुविधा दी है पढ़ने के लिए। हमने कह दिया बेटा कितना भी कुछ भी खर्चा हो आप पढ़ो, तीनों बेटों से कर रखा है मैंने। तो चलिए सर आप रूम दिखाइए सर अपना, ठीक है? सर के रूम में चलते हैं, जहाँ पर सर तैयारी करते थे, जहाँ पर पूरे स्टडी करते थे, तो वहाँ चलते हैं कि किस प्रकार से सर व्यवस्था थी सर की। ओके
ये देखिए ये सर का रूम है जहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ पर बैठकर दिन रात यानी कि 12 घंटे 14 घंटे पता नहीं कितने घंटे इन्होंने बैठे बैठे निकाल दिए। इनको भी बता रहता था। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से व्यवस्था थी। इनकी बुक्स हैं यहाँ पर। अंदर आइए, देख पा रहे होंगे कि ये टेबल है इनकी। यहाँ पर सर ने बैठकर 14 12 घंटे पता नहीं कहाँ निकाल दिए। और जैसा कि देख पा रहे हैं बुक में दिखाइए एक बार पास में आइए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सर की बुकें हैं काफ़ी यानी सिविल सेवा तक की बुक हैं, यानी बड़ी एग्जाम की बुक हैं। काफ़ी अच्छी तरह से उन्हें डीपली पढ़ाई की है। और यहाँ देख पा रहे होंगे हर एक एग्ज़ाम की बुक है यहाँ पर। जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो राकेश यादव जी का यहाँ पर मैथ है काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने स्ट्रेटजी और बनाई और अपना जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया। तो ये है इनका रूम। और रूम में कुछ दिखाइए और भी चीज़ें, जैसा कि यहाँ पर मोटिवेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया हुआ है अपने रूम को, यानी कि बेहतरीन व्यवस्था के साथ। और जैसा कि सर ने भी बताया था कि हमें एक स्टडी के लिए अपने प्लान के लिए एक माहौल की व्यवस्था होती है, तो माहौल बहुत अच्छे से इन्होंने बनाए रखा था। और बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर। और सर फाइनली आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। और इस विषय में हम सभी दर्शक जहाँ पर जान चुके होंगे। अगर किसी को भी अपनी तैयारी करनी है या किसी को भी अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बनाइए। एक अच्छी स्ट्रेटजी ही एक स्टूडेंट को सफलता लाती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।